चलो स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कराया था हमने, तो अब इसके अंदर लिखो सर आपने उस प्रोटॉन की डिस्कवरी कराया। प्रोटॉन की डिस्कवरी करा दी ना, वो प्रोटॉन की जो हमने डिस्कवरी जे समझा। थॉमसन मॉडल था वो करा दिया। अब क्वेश्चन लिखो कुछ इसके अंदर थोड़े से। व्हाट इज द अल्फा पार्टिकल? तो सर मुझे पूछना है कि आपने जो सब्जेक्ट जो चैप्टर पढ़ाया था तो आपने थर्ड एक्सरसाइज करवा दी थी और फोर्थ कुछ क्वेश्चन करवाया था, आपने उसकी डिटेल डाली शायद पता नहीं डाली होगी, हो सकता है ना डाली हो। सर एक बार डाल दो। What is the alpha particle? How is it different from helium nucleus? How is it different from helium atom? लिखो आंसर। It is positive charged particle which contain +2 charge and 4 u mass number, +2 charge और 4 u mass. It is different from helium nucleus, helium atom. It is different from helium atom in terms of charge. इसमें आगे लिखो हीलियम न्यूक्लियस इज ए न्यूट्रल एटम। हीलियम एटम आ गया, हीलियम एटम इज न्यूट्रल एटम while alpha particle is positive charge particle. Alpha particle is positive charged particle. नेक्स्ट लिखो। Why do Rutherford choose gold foil for his experiment? Why do Rutherford choose gold foil for his experiment? अगला आंसर लिखो। ही चूज गोल्ड फॉइल as gold is
gold is highest malleable atom, as gold is highest malleable atom. Malleable atom, so he wanted a thin foil so he wanted a foil as thin as possible. So he wanted a foil as thin as possible. मतलब इसीलिए वो इतनी पतली, मतलब क्या नाम है, फॉइल चाहता था जितना वो बना सकता था. एंड ही मेड 1000 एटम थिक गोल्ड फॉइल. एटम थिक गोल्ड फॉइल. अगला लिखो. Write the observation and conclusion on the basis of observation. In the Rutherford experiment. With diagram. अब डायग्राम तो आपको वही बनाना है जो हमने पहले बनाया था. कि जैसे इस तरह से एक एटम, दो एटम, तीन एटम, इस तरह से आप क्या नाम है ये एटम का बना सकते हो. बीच में डॉट डॉट डाल देना. उसके बाद मोस्ट ऑफ द एटम गो स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, प्लस चार्ज डालना. सम ऑफ द एटम आर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल और लार्ज एंगल. इस तरह से और कुछ ऐसे ऐसे. ठीक है. और कुछ एटम क्या हो गए, सीधे चले गए, ऐसे डालना और इस तरीके से ऐसे कर दो. ऐसे ये वाला डायग्राम हो जाएगा. पीछे भी बना हुआ है इसमें एनसीईआरटी में, ये बना सकते हो आप. ये वाला
लिखो अब नीचे। अरे ये डायग्राम ऐसे मत बनाओ ना, हाथ से ही बना लेते छोटे छोटे सर्कल बना के। अब बना लेना बाद में। सर लिखो। मैंने बनाया हैं? वाला डायग्राम। हाँ तो ठीक है। लिखो। व्हेन रदरफोर्ड strike the when Rutherford strike the gold foil he noted the following observation and inference. Then he noted the following observation and inference. Inference conclusion लिख दो। अब क्या करो, एक टेबल डाल दो ऐसे। यहाँ लिखो ऑब्जर्वेशन, और यहाँ लिखो इन्फ्रेंस। यानी इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर क्या इनके कंक्लूजन थे। लिखो। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, फर्स्ट पॉइंट डाल के, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोश या वेंट लिख दो। Most of the alpha particle went straight without deflection। देखो ज़्यादातर पार्टिकल बिल्कुल सीधे चले गए थे। ये पिछली बार भी शायद मैंने बताया था तुम्हें। गो स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ठीक है। कंक्लूजन में लिखो it show that most of the part of atom is empty। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। दूसरा लिखो। नहीं, हाँ ऑब्जर्वेशन में। दूसरा क्या था कि कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो लार्ज और स्मॉल एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है। इसमें लिखोगे ऑब्जर्वेशन है मोस्ट ऑफ सम ऑफ द पार्टिकल अल्फा पार्टिकल, some of the alpha particle
are deflected by large or small angles. Are deflected by large or small angle. अगला लिखो। अच्छा हाँ, कंक्लूजन में लिखो इसके। अब क्योंकि ज़्यादातर पार्ट सीधा जा रहा था, कुछ अब इस पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस का चार्ज होता है अल्फ़ा पार्टिकल पर, और ये न्यूक्लियस होता है ये भी प्लस होता है, अंदर जो दिखा रखा है ना डेंस, इसका मतलब हर जगह पर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अल्फ़ा जो प्लस का चार्ज है वो सेंटर में है कहीं पर, और जैसे ही प्लस प्लस के पास में आते हैं ये रिपेल हो जाते हैं, क्योंकि अगर हर जगह पे प्लस होता है तो हर जगह पे रिपेलिंग होती है इनकी, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल तो खुद प्लस का है। अब मान लो यहाँ प्लस होता तो यहाँ से इधर ऐसे आ जाता है या ऐसे आ जाता, लेकिन एक पर्टिकुलर बिल्कुल सेंटर में जाने पर ही क्या हो रहा था, जो अल्फ़ा पार्टिकल थे डिस्प्लेस हो रहे थे। इसका मतलब सेंटर के आसपास में ही क्या है, वहाँ पर क्या है, अल्फ़ा पार्ट मतलब क्या ना पॉजिटिव चार्ज है पूरे एटम का, वो पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जैसे कि थॉमसन ने बताया था, क्या बताया था थॉमसन ने, कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का वो पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे एक रेड एडिबल पार्ट होता है, उसने इस तरह से प्रोटॉन को बता दिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है यहाँ पर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सम ऑफ द पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड। इससे पता चलता है कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये कई जगह पर सेंटर में लाइज करता है। ठीक है, तो लिख दो इसको, कंक्लूजन में लिखो इसके, इट शो दैट द पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज लिखोगे या क्या लिखोगे, हैं? आता है लोकलाइज, पता है ना लोकलाइज का मतलब, लोकेटेड, लोकलाइज समवेयर इन द सेंटर ऑफ एटम, लोकलाइज्ड समवेयर इन द सेंटर ऑफ एटम, in center of atom instead of whole atom, whole atom, whole मतलब कहाँ पर स्थित है, सेंटर में, इसकी बजाय कि पूरे एटम में। ठीक है, पानी ले आओ। तीसरा पॉइंट है कि कुछ पार्टिकल ऐसे थे बिल्कुल क्या हो गए, सीधे चले गए बिना किसी शोर मोर बचाए। ठीक है, तो इसमें लिखो वेरी फ्यू पार्टिकल, हाँ ऑब्जर्वेशन में, वेरी फ्यू पार्टिकल रिबाउंड ऑन द reflect, yeah, be a very few particle reflected back on the same path, reflected back on the same path as they strike with the hard, as they strike with a hard object, जैसे कोई बहुत भारी भरकम चीज़ से टकराए हों। ठीक है, इट कंक्लूड दैट, इन्फ्रेंस में लिखो, इट कंक्लूड दैट
whole of the mass and charge of atom whole of the mass and charge of atom concentrated in the center of atom, which is called nucleus of atom. Which is called nucleus atom. And the size of the nucleus is very small in compared to the whole atom. Around 10 की पावर 5 times that of atom. टेन की पावर 5 टाइम्स दैट ऑफ एटम, मतलब मान के चलो 1,00,000 गुना मतलब बिगर होता है पूरा एटम। ऐसे मान लो आप, कैसे मान के चलोगे, ऑब्जर्व करो, एक 100 मीटर का प्ले ग्राउंड है फुटबॉल का, फुटबॉल ग्राउंड देखा ना, वो 100 मीटर डायमीटर है, मतलब उसका डायमीटर कितना है 100 मीटर। और उसके सेंटर में एक राई का दाना, मतलब जो होता है ना पेपर, कौन सा है वो, पपीते का बीज देखा है या काली मिर्च देखी है, ठीक है, पेपर सीड रख दें, ब्लैक पेपर सीड। तो जो ब्लैक पेपर सीड रखा हुआ है वो आपका न्यूक्लियस हो गया, समझ रहे हो। और जो पूरा प्ले ग्राउंड है किसका, क्रिकेट का, वो किसी का फुटबॉल या क्रिकेट का, वो आपका समझ लो क्या है, एटम है। तो इतना छोटा क्या होता है एटम का, वो सॉरी न्यूक्लियस का साइज होता है, इमेजिन कर सकते हो इतना छोटा होता है उस एटम के अंदर न्यूक्लियस का साइज। और उसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, सारे प्रोटॉन भी होते हैं, यानी प्लस का चार्ज भी होता है, और पूरा मास भी होता है उसी छोटे से पेपर के अंदर, ठीक है। और बाकी जो प्ले ग्राउंड है चारों तरफ, उसमें कुछ नहीं है, उसमें अलग अलग जगह पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ठीक है। आगे लिखना चाहो लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व सराउंड द न्यूक्लियस। इसी में इन्फ्रेंस में एक और नीचे लाइन डाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व सराउंडिंग द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व सराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। डिफरेंट ऑर्बिट का मतलब क्या है, इसने अपने एटम, अपने मॉडल को ना सोलर सिस्टम से कंपेयर किया था, जैसे प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम कहते हैं वैसे। जैसे सन तो सेंटर में हो गया, समझ रहे हो, और उसके चारों तरफ क्या मूव करते हैं, प्लैनेट मूव करते हैं ना। तो वैसे ही इसने एटम को माना था कि सन की जगह पर इसने बोल दिया कि भाई इसके अंदर ये आपका सोलर सिस्टम है, ये आपका क्या है, सन है। तो इसने ये बोला कि ये वाली न्यूक्लियस है, ये क्या है एटम का, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का ऐसे चक्कर लगाते हैं, ऐसे चक्कर लगाते हैं चारों तरफ इस तरीके से। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये मूव करते हैं, ठीक है, चारों तरफ।
तो इस एटम को, प्लेनेटरी मॉडल को इसने एटम के स्ट्रक्चर के हिसाब से नाम दिया था कि ऐसा एटम के स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब एक बात देखो, ये तो हमने प्लेनेटरी मॉडल कर लिया इसका कि भाई ये वाला प्लेनेटरी मॉडल होता है। ठीक था, काफ़ी हद तक देखा जा रहा था। उससे जे थॉमसन से तो बहुत सही था। जे थॉमसन ने तो कुछ अलग ही बता दिया था। उसका एक ही पॉइंट सही था जे थॉमसन का। क्या पॉइंट सही था उसका? कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है? उस पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? दोनों की सेम होती है। समझ रहे हो? ये पॉइंट सही था, जो इसके रदरफोर्ड मॉडल के अंदर भी वही पॉइंट था और वही पॉइंट थॉमसन मॉडल के अंदर भी था कि जितने इलेक्ट्रॉन होता है उतने क्या होते हैं, उसमें प्रोटॉन होते हैं। चलो यहाँ तक तो सही था। अब मेन चीज़ क्या थी कि भाई आगे क्या होगा इसका? क्या ये मॉडल भी ठीक था? फिर अब इसमें भी कमियाँ आ गई। कमी क्या आई इसके अंदर? अब प्लैनेट और उसके सन में क्या फ़र्क है? प्लैनेटरी मॉडल में यानी सोलर सिस्टम में क्या फ़र्क है? कि सोलर सिस्टम का जो सन है वो एक्चुअली कोई चार्जेड पार्टिकल नहीं है और बहुत बड़ा है। वो न प्लस है, न चार्ज है, न माइनस है उसके ऊपर। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पर मैं प्लस की एक मैग्नेट रख देता हूँ, जैसे नॉर्थ पोल लिख देता हूँ, समझ रहे हो? और यहाँ पर एक मैं साउथ पोल लिख देता हूँ, यहाँ पर माइनस का है। आपस में क्या करेंगे? ये क्या करेंगे आपस में? रिपेल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस हमेशा क्या करते हैं? एक दूसरे को। अब सपोज़ करो जब अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो, अगर ये एटम का न्यूक्लियस है, प्लस का चार्ज है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ये मूव कर रहा है ऐसे, इस पर माइनस का चार्ज है, तो ये प्लस माइनस तो आपस में क्या होने चाहिए? अट्रैक्ट होने चाहिए ना। क्योंकि जब भी कोई चार्जेड पार्टिकल दूसरे चार्जेड पार्टिकल के मूव करेगा तो हमेशा इंटरेक्शन होगा ही होगा, रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है, सेंटर में प्लस का चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? ये अट्रैक्ट कर लेगा। अगर ऐसा होता है तो सारे इलेक्ट्रॉन एटम के कहाँ पहुँच जाएंगे? वो न्यूक्लियस के अंदर पहुँच जाएंगे। और अगर न्यूक्लियस के अंदर पहुँच जाएंगे तो एटम से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस ही रह जाएगा। इसका मतलब एटम की तो कोई एग्जिस्टेंस रही नहीं। लेकिन एटम तो वेल एग्जिस्टेड है, हमें पता है एटम पूरी तरह से एग्जिस्ट करता है। तो फिर इसका यही इसकी मतलब लिमिटेशन थी कि एक्चुअली कि एटम स्टेबल क्यों है। ठीक है ना? ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ये इसकी मेन क्या थी? लिमिटेशन। तो लिख सकते हो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो लिखो, रदरफोर्ड कुड नॉट, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल है ऑफ एटम। आंसर लिखो, he could not explain the stability of atom।
he could not explain the stability of atom as if negative charged electron if a negatively charged electron accelerating around the nucleus then it should lose the energy. It should lose energy and path of electron keep on shrink. Path of electron keep on shrink. धीरे धीरे पाथ कम होता जाएगा, छोटा होता जाएगा and it would finally fall into the nucleus. ऐसे मान के चलो, मान लो ये न्यूक्लियस है एटम का और ये यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो अगर यहाँ पर ये चक्कर लगा रहा है ऐसे, तो धीरे धीरे पाथ क्या होता जाएगा, इसका छोटा होता जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी लूज़ करेगा और क्योंकि अट्रैक्शन के कारण एनर्जी लूज करते 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 फाइनली कहाँ पहुँच जाएगा, ये न्यूक्लियस के अंदर पहुँच जाएगा। और अगर ये ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसा करता है, तो एटम की एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। ये डायग्राम बना सकते हो। तो अब क्या होगा, आगे भी लिखना है इसमें। फाइनली क्या लिखा था, इट वुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। फाइनली इट वुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। If this happen, if this happen, हाँ आगे कंटिन्यू लिखो। If this happen, there is a no existence of atom. हाँ of atom, but as we know that atom is well exist, atom is well exist, atom तो अच्छा खासा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और अगर अब में लिखो कोई दिक्कत नहीं, नीचे ये डायग्राम बना सकते हो फिर। ठीक है, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी हमने बता दिया था। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था? ई गोल्डस्टीन ने, कैनल्स रेस के थ्रू। ठीक है, शायद पीछे हमने बताया था ये, प्रोटॉन से स्टार्ट करना, प्रोटॉन से स्टार्ट करना। वो हमने पहले ही बता दिया था।
लिखना चाहो लिख लो। हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन? What is the location of proton and nucleus? Who discovered proton? क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, बड़े आराम से बैठे हो। Who discovered proton and what is the location of proton in? What is the location of proton in an atom? लिखो आंसर। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल Proton is positively charged submicroscopic particle discovered by E. Goldstein. Discovered by E. Goldstein and located in the center of nucleus, center of atom, and located in the center of atom in nucleus. भाई अब ये तो पता चल गया कि रदरफोर्ड मॉडल की कुछ कमियां भी होती हैं, ठीक है। अब इसी का कोई शिष्य था। शिष्य समझते हो क्या होता है? हैं? अरे वाह, बड़ी अच्छी हिंदी है तुम्हारी, हैं? जिसका नाम बड़ा ही बोरियत करता था, क्योंकि नाम ही उसका क्या था? बोर। तो अब हम पढ़ेंगे बोर मॉडल ऑफ एटम। सब नहीं बना दिया मॉडल ऑफ एटम का एक सर तो असली इतने सारे मॉडल ऑफ एटम का में सबसे ज़्यादा किसका बेटर रहा? 1922 में इसको नोबेल प्राइज़ मिला था इसके बेस पर कि इसने कमियां बताई थी। जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसको इसने कहीं ना कहीं पर 1911 में रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था, जिसको भी नोबेल प्राइज़ मिला था 1908 में। 1911 में अपना मॉडल इसने प्रपोज किया था। बट इसमें ये ना है ना कि जो मॉडल बना रहा है दूसरा बंदा उसी के मॉडल में कुछ ना कुछ तो होता ही यही है, होता ही यही है। आप बात समझो कि होता ही यही है कि जो बंदा मॉडल बना रहा है। एक बात बताओ, अगर हम